धन्यवाद देवव्रत पात्रा जी, एक्शन एड एसोसिएशन एंड साउथ एशिया पेस्टोरल अलायंस तथा समाज शास्त्र विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्शन एड, जिसका मैंने संदर्भ लिया, घुमंतू जनजातियों को कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में जीवन और इस कोविड-19 का जीवन पर प्रभाव, जिसे आप लोगों ने टाइटल दे रखा है लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। इस वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध श्री भिखू राम जी इदाते जी, जिन्होंने जनजातियों के लिए बहुत सारा कार्य किया हुआ है, एक आयोग के अध्यक्ष के रूप में और अब चेयरमैन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड ऑफ डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर मुनि राजू एसबी, क्रिस्टिना टिम्पोनी केम्बियागी, ग्रेगोरिया जुआन, विलास्को गिल, अहमद फारिदान, हिजाबा यखामबाई, हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.आर. पाढ़ी, श्रीमंत लालजी देसाई, संदीप चाचरा जी, बीरेन नायक जी, अरुण वर्मा जी और रतिंदी जेना जी और सभी जो आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस महत्वपूर्ण विषय के वेबिनार में हम सभी से संबद्ध हैं। पहले विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक ऐसे विषय पर वेबिनार आयोजित है जिनके विषय में बहुत कम जानकारी है, जबकि बहुत अधिक जानकारी होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था का एक शब्द है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और इसके समानांतर दूसरा है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अर्थात हम ब्रह्म के विषय में और घुमक्कड़ के विषय में जानकारी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक भी रहते हैं और चिंतित भी रहते हैं। घुमक्कड़ जीवन किस प्रकार का होता है और इस घुमक्कड़ी जीवन में आने वाले लोग कौन से हैं। हमारे देश की जो मूल जनजातियां हैं, हम कह सकते हैं जो मूल जातियां हैं, उनका एक प्रमुख हिस्सा घुमक्कड़ी संप्रदाय में समाहित है। इनके बहुत सारे नाम हैं। आज देश में लगभग 300 घुमक्कड़ जनजाति है जिन्हें हम घुमंतू जनजाति के नाम से जानते हैं, और इनमें से प्रमुख बहुत हैं जिनका सीधा सीधा संबंध हम लोगों से होता रहता है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानकारी पर्याप्त नहीं रखते, लेकिन जिनके बारे में जानकारी आमतौर समाज को है। बंजारा, गाड़िया लोहार, बावरिया, नट, कालबेलिया, भोपा, सिगलीकर, सिंगीवाल, कुचबंदा, कलंदर, ओड, जागा और बहुरूपीय जिन्हें हम बाजीगर कहते हैं, ये प्रमुख घुमक्कड़ी जातियां हैं जिनसे हम कहीं न कहीं अवश्य मिले हुए हैं। मेरा भी स्वभाव रहा है नए लोगों से मिलना, नए लोगों को देखना, और विशेषकर बाल्यावस्था से ही मैं बंजारा समुदाय से मिलता रहा। कारण कि गर्मी के महीने में इस समुदाय के लोग अपने सीमित साधनों के साथ और कुछ प्रमुख पशुओं के साथ जिन्हें ये लेकर चल सकते थे, मैं जिस गांव में रहता था वहां इनका आना होता था। जिस रेलवे स्टेशन से यात्रा करनी होती थी उसके किनारे इनका डेरा होता था, छोटे छोटे टेंट जिसमें इनका निवास। मैंने इन्हें निकट से देखा है और समझा है। एक कठिन जिंदगी जीने वाला समुदाय जिसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं वही इनकी हैं जहां जाकर ये रह लेते हैं। इनका जीवन यापन इनके कौशल से संचालित होता है। आज की तारीख में हमारी नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर बहुत अधिक बल दिया गया है, नवाचार पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। यह एक ऐसी जनजाति है या जातीय समूह है जिसके पास विशेष प्रकार का कौशल है। उदाहरण के रूप में जो गाड़िया लोहार हैं, लोहे के पात्र बनाने की खूबी जितनी इनके पास है
उतनी शायद ही किसी के पास हो। जो बावरिया हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनके बारे में सामयिक जानकारियां बहुत अच्छी नहीं हैं। यह शिकारी समुदाय के लोग कहे जाते हैं, लेकिन जब आखेट प्रमुख हुआ करता था और ऐसा माना जाता था कुछ जानवरों के अंग से औषधियां बनती हैं, तब इनका जीवन उनके ऊपर निर्भर होता था। फिर एक नट समुदाय है जिनका जीवन यापन कौशल दिखलाकर होता था। आज हमारी शिक्षा प्रणाली में इसका भी समावेशन है प्राथमिक स्तर पर। जो कुशल कलाकार बाजीगर हैं, इनका भी हम सहयोग लेंगे, इनसे भी सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो नट लोग हैं, नृत्य कला में प्रवीण, रस्सी पर चलने का अभ्यास अर्थात जीवन में संतुलन का क्या महत्व है, हम नट से सीख सकते हैं। 3 विद्याएं इनके पास है: नृत्य कौशल, रस्सी पर संतुलन बना के चलना और कुश्ती, जिसे मल्ल युद्ध कहते हैं, उसमें इनकी प्रवीणता है। मैं कह सकता हूं कि अगर मल्ल युद्ध में हिंदुस्तान को और भी ज्यादा शिखर पर पहुंचना है तो इसमें नट समुदाय का हम सहयोग ले सकते हैं। कारण कि मेरे बाल्यावस्था में इस समुदाय के लोग कुश्ती कला सिखाने का काम भी करने के लिए गांव में आया करते थे। एक जनजाति है या घुमक्कड़ जाति है, कालबेलिया जिसे कहते हैं, इन्हें सपेरा भी कहा जाता है, सांपों का कौशल दिखलाते हैं। इनके पास एक विशेष ज्ञान है, सांपों के विष से निदान करने का ज्ञान अथवा सर्प को विषहीन बनाने का ज्ञान इनके पास है। इस क्षमता का भी आज हमें प्रयोग करने की जरूरत है। जो सिकलीगर हैं, हथियारों को धार प्रदान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में हथियारों को धार प्रदान करने में इनकी बहुत प्रमुख भूमिका हुआ करती थी। एक भोपा जनजाति है, इन्हें गायक कहते हैं और इन्हीं के समान एक दूसरी घुमक्कड़ जाति है जिसे जागा कहते हैं। जागा पुरोहिती भी करते थे और इनके पास कई पीढ़ियों का हिसाब किताब होता था। जहां भी ये जाते थे उनके परिवार के लोगों का हिसाब रखते थे, इसलिए इन्हें जजमानी प्रथा में पारंगत घुमक्कड़ जाति कहा जाता था। इसी तरह सिंगीवाल हैं जो हिरन का सिंग बेचते थे, उससे कैसे दवा बनती है, उस दवा से क्या फायदा होता है। लेकिन एक विशेषता थी, सिंगीवाल कभी जीवित हिरन का सींग नहीं तोड़ते थे, मरे हुए हिरन के सींग से यह काम करते थे। कुछ बंदा लोग मिट्टी के पात्र बनाते थे, खिलौने बनाते थे। आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देने के लिए स्थानीय संसाधनों को हम नए सिरे में ढाल दें और रोजगार का अवसर सुलभ कराएं। एक शब्द है कलंदर। कलंदर भी एक घुमक्कड़ जाति है, इसके बारे में आप सभी ने बहुत सुना होगा। एक गीत भी है जिसमें कलंदर शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। कलंदर उन्हें कहा जाता है जो बंदर और भालुओं का खेल दिखलाते हैं। अब इस पर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत इस पर रोक है, इसलिए इनकी आजीविका बदली है। एक जनजाति है जिसे ओढ़ कहते हैं, जो जमीन समतल करने का काम करते हैं, नहर बनाने का काम नहर बनाने की कुशलता जितनी ओढ़ लोगों के पास है, आज वैज्ञानिकों के पास भी वह कुशलता नहीं है। कुशलता इस बात की है कि नहर बनाएं लेकिन प्राकृतिक संतुलन ना बिगड़े, मिट्टी का तल भी ठीक रहे, कृषि भी ठीक हो और जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वह अप्रभावित ना हो। यह ज्ञान इस ओढ़ जात के पास है। और एक है बहुरूपीय, जो समाज में दिखते हैं। हम लोग बहुधा मनोरंजन के तमाम साधनों की तलाश करते हैं, लेकिन समाज में मनोरंजन सुलभ कराने वाली 2 घुमंतु जातियां हैं। एक जिन्हें बहुरूपिया कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, और एक जिन्हें नट कहते हैं। नट भी मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं और बाजीगर बहुरूपिया भी। बहुरूपीय विभिन्न वेशों में हमारे पास आते हैं, हमारे दैव प्रतीकों को लेकर के आते हैं, सामयिक घटनाक्रम को लेकर के आते हैं और इस तरह मनोरंजन करते हैं। इसलिए कभी सड़क किनारे लोहा पीटते हुए देख सकते हैं, कभी विभिन्न रूप धारण करते हुए इन्हें देख सकते हैं, कभी पशुओं के माध्यम से, पशु गाड़ी के माध्यम से सामान ढोते हुए देख सकते हैं। यह हमारे समाज के अनिवार्य हिस्सा है और इनके लिए जितनी हमारी संवेदना होनी चाहिए थी, शायद आज उतनी संवेदना रह नहीं गई है। केवल सरकार की संवेदना से घुमक्कड़ जाति को वह सम्मान और पहचान नहीं मिल पाएगा जिसके ये वास्तविक हकदार हैं। वस्तुतः 1857 की क्रांति में इनकी भागीदारी के कारण
अंग्रेजों ने नाराज होकर इनके विरुद्ध एक कानून बना दिया और उसमें इसमें इन लोगों को रखा जो सम्मानित स्थान नहीं हो सकता था। अब हम नए दौर में हैं, नए युग में हैं। हमारी सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील सरकार है। शिक्षा व्यवस्था को हम उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं जहां तक आज तक पहुंच नहीं हुई थी। पहली बार डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए इसमें स्थान मिला है। पहली बार स्थानीय कला कौशल रखने वाले लोगों को स्थान मिला है। पूरा भरोसा है इसके माध्यम से अब घुमक्कड़ जातियों का जीवन भी अब प्रशस्त होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इनके लिए विकास और कल्याण बोर्ड बना है, जिसके माननीय भिखू रामजी दाते जी का संबोधन होगा। तो निश्चित रूप से इनके जीवन में उन्नयन के लिए बहुत कुछ होने वाला है। ये हमारे समाज के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, हमारे आप की तरह ही हैं। केवल एक ही कमी है कि इन्हें निश्चित स्थान पर अस्थायी आवास और अस्थायी निवास की सुविधा नहीं मिली। अब इस संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा कार्य हो रहा है और एक संस्था है मुक्तिधारा, जिसको बहुत ज़्यादा चिंता है इनके उन्नयन के लिए और इनको प्रगति पथ पर ले जाने के लिए। उन्नयन के लिए आवश्यक है कि इनका कहीं नाम अंकित हो। जो जनगणना रजिस्टर है, घुमक्कड़ होने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग रह गए हैं जिनका नाम अंकित नहीं है। पहली प्राथमिकता इनका नाम अंकित होना चाहिए। अस्थायी आवास की सुविधा होनी चाहिए। इनके लिए भी अस्थायी आवास के लिए जमीन सुलभ होना चाहिए और यह हो रहा है। इस सरकार में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है कि हिंदुस्तान का एक भी नागरिक, एक भी इंसान ऐसा न रह जाए जिस पर व्यवस्था की दृष्टि ना पड़े। मुझे पूरा विश्वास है यथाशीघ्र कार्य हो जाना है, लेकिन मुझे आज इनके संदर्भ में जो चर्चा करनी है वह कोविड-19 के दौर में इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। हम आप सभी जानते हैं कि इस अदृश्य विषाणु ने पूरी दुनिया को आक्रांत कर रखा है। विकसित, विकासशील, विकासोन्मुख सभी राष्ट्र और सभी प्रकार के समाज आज एक धरातल पर खड़े हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए और बचे हुए अस्तित्व को आगे ले जाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहा है। हर देश में, हर सामाजिक व्यवस्था में और हर निकाय में आज जरूरत है इनके बारे में भी हम चिंता करें। कारण इस अदृश्य विषाणु ने सबसे पहला कुठाराघात किया आवागमन के साधनों पर, दूसरा कुठाराघात किया आजीविका के साधनों पर और तीसरा कुठाराघात किया आय के साधनों पर और स्रोत पर और सबसे बड़ा कुठाराघात किया हमारे स्वास्थ्य पर। तो 4 स्तर पर इस अदृश्य विषाणु का प्रभाव पड़ा। जो अस्थायी निवास की सुविधा प्राप्त हैं, जो ग्राम, नगर, महानगर, मेट्रो सिटीज या विभिन्न स्थलों पर रह रहे हैं, उनके लिए तो ठीक है, आज घर में हैं। इस कोविड-19 के चेन को तोड़ करके, जिसे कहते हैं मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन हमें चिंता करनी है उस समुदाय का जिसके लिए अस्थायी आवास नहीं है, जिनका निवास स्थान कोई बागीचा होता था, जिनका निवास स्थान कोई पनघट के किनारे का स्थान होता था, ताल सरोवर के किनारे, जिनका स्थान रेलवे स्टेशन के किनारे होता था। ऐसे लोगों के बारे में आज विचार की जरूरत है। इस कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया में भ्रमण पर विराम लगा है, तो इस घुमंतु जात के भ्रमण पर सबसे पहले विराम लग गया कि अब कहीं आना जाना मुश्किल है, लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए जहां थे वहीं ठहर गए। यह ठहराव विकास के प्रतिकूल है, क्योंकि जब तक ये गतिशील थे इनकी आय और आजीविका के समक्ष प्रश्न चिन्ह नहीं लगा था। लेकिन जैसे ही भ्रमण पर प्रतिबंध लगा, आवागमन के साधनों पर प्रतिबंध लगा, तत्क्षण इनकी आय और आजीविका बाधित हुई। आज इनके पास सबसे ज़्यादा जरूरी है कि खाद्यान्न सामग्री पहुँचे और नियमित रूप से पहुँचे। दूसरा, जो इनका कला कौशल है, जिनके माध्यम से इनको बहुत कुछ मिल जाता था, इन्हें सुनने वाले लोग मिलते थे, इन्हें समझने वाले लोग मिलते थे, इनका कला कौशल अब स्थान के अभाव में, मंच के अभाव में बाधित हो गया है।
तो इनके अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसका पल्लवन नहीं हो पा रहा है। फिर इनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी कोविड-19 में बदल गया। हम आज धड़ल्ले से कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि आज के समाज में संवेदना बढ़ गई है। हम अपनी चिंता कर रहे हैं, परिवार की चिंता कर रहे हैं, परिवारिक जनों की चिंता कर रहे हैं, विश्व मानवता की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान तो वह देश है जहाँ के लोग पूरी धरा को ही परिवार मानते हैं। हमारे यहाँ महोपनिषद में लिखा है, अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र के लोगों का यह देश है और ऐसे देश के लोगों के लिए पूरी धरा ही एक परिवार की तरह है। हम पूरी धरा के लिए संवेदनशील हैं, लेकिन इसी में हमारा एक छोटा सा अंश समुदाय भी है जिसके प्रति और अधिक संवेदना बढ़नी चाहिए। सबको पता है कि यह घुमक्कड़ जाति है, लेकिन इनके घूमने पर प्रतिबंध है। पहले से भी ज़्यादा प्रतिबंध लग गया और जो नज़रिया है बदल गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि न छूट मिलेगी तो समाज में जहाँ कहीं शांति है शायद उसके ऊपर प्रभाव पड़ जाए। ऐसा नहीं है, इनको भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। इनके पास बहुत कौशल है, इनके पास कलाधिक्य है, इनके पास नैसर्गिक ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है, गायन, वादन, नृत्य और मल विद्या की विशेष जानकारी इनके पास है। और यह जानकारी कहीं न कहीं अब निरुद्ध हो गई है, बाहर नहीं आ पा रही है। सबसे बड़ा दुष्परिणाम इनके ऊपर पड़ा। और इसके साथ ही जिसकी चिंता सबको है, जब आजीविका बाधित होती है, आय के स्रोत बाधित होते हैं, आने जाने की छूट नहीं मिलती, तो घुटन की स्थिति उत्पन्न होती है। यह घुटन इनके सामने भी है कि अब कैसे इनके लिए द्वार खुले, संसार खुले, या विभिन्न स्थलों पर जाएं, अपना हुनर दिखाएं और इन्हें भी समाज की प्रगति की मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज कोविड-19 के फेज में अगर स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा कुछ अनुकूल है और संरक्षण का कारक है तो वह है वनौषधियाँ। वह वनौषधि जिसके हम बहुत ज़्यादा समीप हैं, प्रकृति से सामीप्य हमारे लिए कवच की तरह है। वनौषधियों की विशेष जानकारी इनके पास है, लेकिन वह जानकारी अब सबको नहीं मिल पा रही है, या जिस स्थान पर हैं वहाँ इनके पास भी वो वनौषधियाँ नहीं हैं। तो यह भी इनके जीवन पर असर पड़ा है। लेकिन समय ठहरता नहीं है और कोई ऐसी व्याधि नहीं है जिसका निराकरण नहीं होता है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता है। समय बदलता है तो परिवर्तन होता है और परिवर्तन हमेशा हितकर होता है। ऐसा हमें सोचना चाहिए, मानना चाहिए और इस संदर्भ में प्रयास करना चाहिए। आज आवश्यक है इस घुमंतु जातियों के बारे में जागृति की, इनको शिक्षा व्यवस्था में समाहित करने की, और शिक्षित करने के बाद इनका जो कला कौशल है, चाहे मृदभांड बनाने की कला हो, जो छोटे छोटे उपयोगी औजार हैं इन्हें बनाने की कला हो, इनके पास पशुओं के बारे में विशेष जानकारी है। आज जन जीवन, जंतु, जंगल सब में समन्वय करना है तो इनकी जानकारी का हमें प्रयोग करना है, नए सिरे से इनका हमें अध्ययन करना है, इनके स्वभाव को बने रहने देना है। लेकिन इनके लिए भी एक स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे हमारे आपके परिवार के बहुत सारे लोग निकलकर आजीविका की तलाश में बड़े बड़े नगरों में गए, बहुत सारे देशों में गए, तो इनके लिए भी एक स्थान हो जहाँ से अपना स्वभाव लेकर के घूमने का काम करें, अपना ज्ञान बांटने का काम करें, लोगों को समझने का काम करें। लेकिन जब कोई आवश्यक स्थिति आए तो यह भी उसी तरह अपने घर वापस जाएं जैसे हम अपने घर वापस आए हुए हैं। घर तो वस्तुतः वापस आने के लिए ही होता है। माना हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा, सबसे आवश्यक, सबसे मूलभूत घर है, लेकिन इस घर में भी छोटे छोटे घरौंदे हैं हमारे पास। इनके पास भी कुछ घरौंदे होने चाहिए, तो निश्चित रूप से समाज के उत्थान में इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम लोग सुनते आए हैं, पौधा में कहता रहता हूँ। इनके बारे में एक छोटी सी कविता। बाग बगीचा, पनघट पनघट, वन पर्वत और घर द्वारा, जीवन के सारे तत्वों को गाता जाता बन जा रहा,
लिए हाथ में एक तारा इनका